हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के लिए आपके ढेर सारे सेशंस चल रहे हैं स्टेप अप एकेडमी पर। जैसे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सुपर क्विक रिवीजन है, ऐसे तरह तरह की चीज़ों को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इन्हीं सारी सीरीज़ में आज क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए चैप्टर नंबर 4 का सुपर क्विक रिवीजन है। ठीक, तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 कौन सा है और स्टार्ट करते हैं। ठीक, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का आज सुपर क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं इन सभी का हमने सुपर क्विक रिवीजन कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे वीडियोस को देख लेना है और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर लेना है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। फिर आपके चाहे एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन आंसर टाइप में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट या लॉन्ग, जितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। एग्ज़ाम के पहले आप सभी चाहते हैं कि कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाएं या कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाए कि हमारे चैप्टर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन हो जाए। ठीक, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल होता है। आप फोकस करिए सबसे पहले इजी लेवल पर। इजी लेवल के लिए आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा बार बार। काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए आपको ऐसा लगेगा जब हम डिस्कस करेंगे कि यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बट यही चीज़ें रिवाइज कर करके आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और इसमें हमें देखना है यूनाइटेड नेशंस। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्क क्यों कर रहा है, तो कॉपरेशन एनहेंस करने के लिए और लिविंग कंडीशंस बेटर कर सकें सभी के लिए, इसलिए यूनाइटेड नेशन वर्क कर रहा है। अब ये साइन कब हुआ, मेन चीज़ ये आ सकती है। तो यूएन चार्टर था, यूनाइटेड चार्टर था। इसे 51 स्टेट्स ने साइन किया 24 अक्टूबर 1945 को और इसका सेटअप कर दिया गया, इसको या इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। तो कब इस्टेब्लिश हुआ, हाँ ये डेट याद रखना, 24 अक्टूबर 1945 को 51 स्टेट्स के थ्रू। नेक्स्ट देखो, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये फैसिलिटेट करता है कॉपरेशन। इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स या कंट्रीज़ कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो इनके बीच में कॉपरेशन बना रहे, इसके लिए वर्क कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। उसके बाद जो स्टेट्स के बीच में वॉर होने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, उसको भी कहीं ना कहीं तक कर्ब करता है या कम करता है यूएन। हम जानते हैं रशिया, यूएस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोल्ड वॉर हमने पढ़ा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो हम देखते हैं जैसे अफगान वॉर हम देखते हैं, गल्फ वॉर देखते हैं, अरब स्प्रिंग देखते हैं। तो ये तरह तरह के जो वॉर हैं ये कर्ब हो सकें, कम हो सके, ये भी वर्क कौन करता है, यूएन ही करता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम आए तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आप ऐसे समझ लो, जो आपकी फैमिली है, आपके घर में जो हेड होंगे, आपके पेरेंट्स, पापा या मम्मी या दादा दादी, जो भी हेड है, और घर में कुछ लड़ाई झगड़े होते होंगे, तो वो बैठ के समझाते हैं, एडवाइस देते हैं, या फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू ऑर्डर भी कर देते हैं कि ऐसा नहीं करना है। ठीक काम यूएन भी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के लिए यही कर रहा है। ठीक, जितने भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें प्रिवेंट करता है। और अनदर ऑब्जेक्टिव जो है यूएन का, क्या यूएन सिर्फ स्टेट्स के लिए ही काम कर रहा है, कंट्रीज़ के लिए ही काम कर रहा है, वॉर को रोक रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो यूएन है वो रिस्पेक्ट प्रमोट करता है, किस चीज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी और फ्रीडम। मतलब कि जो ह्यूमन के राइट्स हैं, जो मानव के अधिकार हैं, उनकी जो एक डिग्निटी है, उनकी अपनी जो एक फ्रीडम है, ये सारी चीज़ों को भी प्रमोट करने का काम किसका है, यूएन का है। हमेशा यूएन ये काम करता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आएँ और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। ठीक, तो ये हो गए फंक्शंस यूएन के। अब क्वेश्चन अगर आ जाए तो याद रखना, कोऑपरेशन, कर्ब दी पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉर बिटवीन द स्टेट्स, कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करते हैं, ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी, फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, एज वेल एज क्या करते हैं, इंटेंट्स टू ब्रिंग कम टुगेदर ऑल द कंट्रीज फॉर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर हुआ। अब मेंबर्स ऑफ यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन में 193 स्टेट्स हैं 2012 तक, बाय 2012, और लास्ट जो ऐड हुआ है
बाय 2012 तो ये था साउथ सूडान, विच इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स विथ वन वोट ईच इन द यूएन जनरल असेंबली। मतलब ये जितने भी 193 मेंबर स्टेट्स हैं इनका सबका एक एक वोट है यूएन जनरल असेंबली में। अब यहाँ पर आप एक ये पॉइंट और देख रहे हैं, तो इसके लिए ये देखो, यहाँ एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी है, हम आगे चल के प्रिंसिपल ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे यूएन के, बट एक चीज़ समझ लो, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, और इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो फॉर्म्स ऑफ यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, रिफॉर्म्स। देखो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर खत्म होता है। कोल्ड वॉर क्या होता है कि दो जैसे अलायंसेस थे दोनों साइड, और वो डायरेक्ट वे में अटैक नहीं कर रहे थे एक दूसरे पे वॉर के थ्रू, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली ये इनडायरेक्ट वे में अटैक किया जाता था, तो ये कहते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, तो जो दो बेसिक रिफॉर्म, 2 बेसिक रिफॉर्म जो यूएन ने किए, वो सबसे पहला तो था स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस, रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। सबसे बड़ा डिस्कशन तो यही था कि यूएन का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है और जो वो प्रोसेस उसकी है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग। मेनली स्ट्रक्चर और प्रोसेस वाज द फंक्शनिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर प्रपोजल आता है एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कि जो सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की जो मेंबरशिप 5 परमानेंट है, इसको इंक्रीज किया जाए। और ये कौन बोल रहा है? एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। और यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इम्प्रूवमेंट चाहती हैं यूएन की बजटरी प्रोसीजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये तो पहला हो गया रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका चाहता है कि यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है उसमें नंबर ऑफ मेंबरशिप इंक्रीज की जाए। और वहीं यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन की जो बजट और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं, इन सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स किया जाए, सुधार किया जाए। सेकेंड है रिफॉर्म्स ऑफ अ रिव्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट फॉल्स अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। यूएन के अंडर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं जिस पे ये अपना ज्यूरिसडिक्शन देता है, रिव्यू करके सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर एक डिफरेंस था कि ज्यूरिसडिक्शन में ग्रेटर प्रायोरिटी देना, जो यूएन है there was differences on the issues to be given greater priority within the jurisdiction of the UN। कुछ कंट्री और एक्सपर्ट्स चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर या और इफेक्टिव रोल प्ले करे, कहाँ पर? पीस और सिक्योरिटी इन मिशंस। ठीक है, रूल नहीं, रोल होगा ये। कुछ यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सपर्ट चाह रही हैं कि यूएन का रोल तो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्यूरिसडिक्शन देने में, सारी चीज़ें देने में। तो ये कह रहे हैं कि क्यों ना यूएन जो पीस और सिक्योरिटी है, जो शांति और सुरक्षा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन पे काफ़ी और अच्छे से वर्क करे। और अदर्स जो हैं उनका कहना ये है कि wanted its role to be confined to development and humanitarian work such as health, education, environment, population control, human rights, gender and social justice। एक तरफ तो कुछ देश चाह रहे हैं कि पीस और सिक्योरिटी के लिए भी काम करे यूएन, बट कुछ और जो अदर्स हैं वो कन्फाइंड चाह रहे हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि ये इसका जो रोल है वो एक्सपेंड हो, लिमिटेड हो। और वो लिमिटेड कहाँ पर हो? हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर और सोशल जस्टिस तक। ठीक, अब ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन पर हम आते हैं। तो जो हेड हैं सभी मेंबर स्टेट के, वो सितंबर 2005 में मिलते हैं यूएन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। इस मीटिंग में जो लीडर्स थे वो डिसाइड करते हैं कुछ स्टेप्स जो यूएन लेगा इन अ मोर रिलेवेंट या फिर चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए और इसके तहत इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मानव अधिकार परिषद का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, स्थापित किया जाए। टू क्रिएट अ डेमोक्रेसी फंड, एक डेमोक्रेसी फंड बनाया जाए, ये इनके रिकमेंडेशंस थे। क्वेश्चन आ सकता है कि 2005 में जो जनरल मीटिंग होती है, इनकी एनिवर्सरी जो रहती है यूएन की, उस टाइम पे क्या रिकमेंडेशंस दिए? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड टू क्रिएट अ डेमोक्रेसी फंड। ठीक, पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना हो, इनका कहना था। ठीक, कुछ एग्रीमेंट किए गए कि मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जिसे हम कहते हैं MDG, इन्हें अचीव करने के लिए भी एग्रीमेंट किया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप करने की बात यहाँ पर की गई। और जिस तरीके से टेररिज्म
फैल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स द कंट्री शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर अपनी ही सिटीजन्स को, अपने देश के नागरिकों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो जो कंट्री है वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एक्सेप्ट करे, और इन ईज ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशन गवर्नमेंट। ठीक, तो ये कुछ गोल्स थे, ये आ सकते हैं, इन्हें ध्यान रखना। कुछ याद अगर नहीं रहे तो ये तो ध्यान रख सकते हैं। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स की बात कही, डेमोक्रेसी फंड की बात कही, पीस बिल्डिंग कमीशन बनाने की बात कही, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाए जाए, और उसके बाद एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखो हर एक चीज़ के 20 पॉइंट्स तो आप याद कर नहीं सकते हैं, तो मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप अपने वर्ड्स, अपने नॉलेज को वहाँ पर इंक्रीज करके ये पॉइंट्स लिख सकें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक, अब हम आते हैं इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स पर। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मानना ऐसा है कि जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल हो। यूएन, मान लो यूएन इस स्फीयर में वर्क कर रहा है तो वो सेंटर पर क्या रखे, सेंटर पे हो कि डेवलपमेंट, ये मेन एजेंडा होना चाहिए यूएन का, और इट इज़ अ वाइटल प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये सबसे ज़्यादा वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। बहुत से ग्राउंड पर इंडिया सपोर्ट करता है कि यूएन को रीस्ट्रक्ट किया जाए। इंडिया का मानना ऐसा है कि अगर हम यूएन को स्ट्रेंथन करेंगे और मजबूत बनाएंगे, रिवाइटलाइज्ड करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ डिज़ायरेबल है। ठीक, इंडिया एक चीज़ और सपोर्ट करता है कि यूएन का रोल होना चाहिए स्टेट्स के डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक, अब अगर हम बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड है इंडिया की वो है कि जो यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको रीस्ट्रक्ट किया जाए। और एक चीज़, मतलब क्यों रीस्ट्रक्ट किया जाए, इस चीज़ पे इंडिया आर्ग्यू करता है कि अगर आप काउंसिल को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन के बाद के साथ, मतलब कि मेंबरशिप अगर इंक्रीज करेंगे, तो वर्ल्ड कम्युनिटी से यूएन को और ज़्यादा ग्रेटर सपोर्ट मिलेगा। ठीक, इंडिया comprises almost 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 1/5 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में। सो मोर ओवर इंडिया इज़ ऑल्सो दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये सारे जो ये यूएनएससी की बात करते हैं तो इस बेसिस पर करते हैं इंडिया की हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और मेंबरशिप इंक्रीज़ करनी चाहिए। इंडिया का रोल यूएन पीस कीपिंग की अगर हम बात करें तो लॉन्ग और सब्सटेंशियल रहा है। काफ़ी टाइम तक इंडिया ने हर बार इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। इकोनॉमिक इमरजेंस जो है इंडिया का वर्ल्ड स्टेज पे, ये एक अनदर फैक्टर है जो जस्टिफाई करता है कि इंडिया क्यों क्लेम कर रहा है कि परमानेंट सीट इंडिया को मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, तो इंडिया के ये सारे रोल्स हैं जिस बेसिस पर इंडिया इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। इंडिया ने रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी किए हैं यूएन को, और कभी भी इंडिया फॉल्टर्ड नहीं हुआ है अपनी पेमेंट्स की तरफ से। ठीक, अब यूएन की एजेंसीज हम पढ़ेंगे तो सम ऑफ द यूएन की एजेंसीज आर डिस्कस्ड बिलो। ये एजेंसीज हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो सबसे पहले है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म याद रखना। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मान लो 2 मार्क्स में आ जाए, 1 मार्क्स ईच ऐसे करके यूनेस्को और यूनिसेफ दे दिया, तो हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 4 नवंबर 1946 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनेस्को का, तो पेरिस फ्रांस में। क्लियर हुआ, याद रखना अच्छे से। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर फंक्शंस की बात करें तो ये कंट्रीब्यूट करता है पीस और सिक्योरिटी वर्ल्ड में। और क्या करेगा ये, मतलब पीस और सिक्योरिटी के लिए प्रमोट करने के लिए, तो ये कोलैबोरेट करता है नेशंस के बीच में। और ये कैसे कोलैबोरेट कर रहा है, तो एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन के बेसिस पे। इसका मानना ऐसा है कि जो एजुकेशन है
इट बिलीव्स इन एजुकेशन बीइंग अ बेसिक ह्यूमन राइट। इनका मानना है कि जो एजुकेशन है ये बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए, तो ये इसी बेसिस पे एजुकेशन को भी प्रमोट करता है, एनकरेज करता है अमंग चिल्ड्रन के लिए या चिल्ड्रन के बीच में। तो ये हो गए यूनेस्को के फंक्शंस। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या क्या हैं यूनिसेफ के। तो जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला है उसके लिए 1990 से यूनिसेफ का ये लीडिंग गोल रहा है, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीजेस। ठीक, एक और वर्क जो यूनिसेफ करता है, वैसे तो बहुत सारे वर्क हैं बट आपको ना लगभग 4 से 5 जो मैं आपको बता रही हूँ ना, हर चीज़ के पॉइंट्स याद होने चाहिए, बाकी आप अपने आप से लिख लेंगे। जो चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए ये वर्क करता है हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड। ठीक, तो और उनके सर्वाइवल से रिलेटेड। इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन रिस्पेक्ट टू देयर सर्वाइवल, हेल्थ एंड वेलबींग। दिस इज डन इन कॉपरेशन विद इंडिविजुअल्स, सिविक ग्रुप्स, गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर। अब देखो यूनिसेफ हर जगह तो नहीं पहुंच सकता है, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में अपनी टीम को तो ऐसे तो नहीं रख सकता है, तो ये किसी के कॉपरेशन के साथ वर्क करता है। और वो कौन कौन है, तो कुछ सिविक ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, ये फंड भी प्रोवाइड करता है, यूनिसेफ फंड प्रोवाइड करता है फॉर ट्रेनिंग द पर्सनल इंक्लूडिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन वर्कर्स, टीचर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो क्लियर हुआ। ये देखो क्या है कि आपको यूनिसेफ जैसे ही आएगा, और ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो आप लिख तो बहुत कुछ सकते हैं बट थोड़ा सा क्या है, आंसर्स आप लोग लिख रहे हैं तो थोड़ा क्वालिटेटिव होना चाहिए, इसलिए ये कुछ वर्ड्स हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास में कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। यही वर्ड्स आपको मार्क्स दिलाते हैं जब हम फंक्शंस, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स लिखते हैं तब। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम आ गए WHO पे। तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैब्लिश हुआ 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्क क्या है, तो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, सभी लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो, इस चीज़ के लिए WHO वर्क करता है। और अवेयरनेस रेज करता है कि इलनेस, सफरिंग, डेथ, मदर एंड चिल्ड्रन, अमंग मदर एंड चिल्ड्रन, इन सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस भी WHO ही करता है। अभी WHO का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था कोविड के टाइम पर, तो इस तरीके से ये WHO के वर्क हैं। आपको ये सारी चीज़ें इसी तरीके से पढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लेबर के लिए वर्क करेगा। कब बना है, तो अक्टूबर 1919 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये भी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। 4 प्रिंसिपल्स हैं ILO के स्ट्रेटेजिक, देयर आर 4 प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO विच आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो प्रमोट करेगा और रियलाइज करेगा स्टैंडर्ड्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। ठीक, नेक्स्ट है ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वुमेन और मैन दोनों के लिए, ताकि इन्हें डिसेंट एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने में हेल्प मिले। कवरेज और इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, ये चीज़ को एनहांस करता है। और ट्रिपैटिज्म और सोशल डायलॉग को स्ट्रेंथन करता है। 4 प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देखो 6 मेन ग्रुप्स हैं या 6 मेन ऑर्गन्स हैं UN के। 5 जो हैं उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और वो कौन से हैं, तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। अब आप कहेंगे तो फिर 6th क्यों डिफरेंट है, तो एक्चुअल में जो 6th है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है हैग, नीदरलैंड्स में। ठीक, क्लियर हुआ, और बाकी का न्यूयॉर्क में। अब हम एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले जनरल असेंबली सितंबर से दिसंबर के बीच में हर साल मिलती है, ये मेन पार्ट है। और देयर आफ्टर जनवरी से सितंबर तक रिज्यूम्ड पार्ट एज रिक्वायर्ड, तो 2 टाइम ये मिलती है। इसकी मेन बात अगर हम करें तो इट इज़ द मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन आएगा कि मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन कौन सा है यूनाइटेड नेशंस का, तो ये है जनरल असेंबली।
सभी मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, तो इसका कंपोजिशन कैसे आएगा कि ऑल मेंबर स्टेट्स होंगे, 1 वोट सभी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये स्टैंडर्ड सेटिंग में और कोडिफिकेशन करने में ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो एक वर्क ये याद रख लो, एक क्वेश्चन अगर आए कि जनरल असेंबली का वर्क बताइए तो रोल क्या है, तो प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग एंड द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक, क्लियर हुआ। उसके बाद फंक्शंस पर और अगर हम डीपली पढ़ें तो जो पीसफुल सेटलमेंट्स होते हैं इसके लिए रिकमेंडेशन कौन करता है, जनरल असेंबली ही करता है, और ताकि जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो बने रहें कंट्रीज़ के बीच में। नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करता है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए और अदर जो यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल्स हैं उनके लिए, एंड दी मेंबर्स ऑफ अदर यूनाइटेड नेशंस काउंसिल्स एंड ऑर्गन्स और रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इसको रिकमेंडेशन देता है क्या, सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट करना है, और उस बेसिस पे जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। ठीक, और सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है, 5 परमानेंट मेंबर्स, जो अब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद असेंबली को एक और एम्पावर किया गया है किस चीज़ से, कि ये रिकमेंडेशन दे स्टेट्स को ऑन इंटरनेशनल इश्यूज विद इन इट्स कॉम्पिटेंस, कंसीडर अप्रूव द यूनाइटेड नेशन बजट और इस्टेब्लिश करता है फाइनेंशियल असेसमेंट्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। एक और रिकमेंडेशन ये देता है कि जनरल प्रिंसिपल्स कॉपरेशन के लिए ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिसआर्मामेंट। तो ये सारे वर्क हैं किसके, जनरल असेंबली के। अब हम आ गए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चार्टर के अंदर जितने भी मेंबर स्टेट्स थे ये ऑब्लिगेटेड होंगे टू कंप्लाई विद द डिसीजंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल या काउंसिल डिसीजंस, मतलब कि यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल ने जो भी डिसीजंस दिए हैं उसे सारे ही मेंबर स्टेट्स, ऑल मेंबर स्टेट्स को मानना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो लीड करती है एग्जिस्टेंस डिटरमाइन करने में ऑफ अ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन। तो जितने भी पीस और एग्रेशन से रिलेटेड थ्रेट हैं इन्हें डिटरमाइन करने के लिए कौन काम करता है, सिक्योरिटी काउंसिल। और ये लीड करता है एक तरीके से कि किस तरीके से एग्जिस्टेंस हो ऑफ अ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन के लिए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करे, ये ध्यान रखना। इसके 15 मेंबर्स इसमें हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट को जो वीटो राइट्स नहीं मिले हैं, परमानेंट मेंबर्स को वीटो राइट्स दिए गए हैं और ये जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 2 years एंड ईच मेंबर हैज़ 1 वोट। ठीक, तो वीटो नहीं है नॉन परमानेंट मेंबर्स को, जनरल असेंबली इन्हें इलेक्ट करती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मान लो इस साल जो 10 मेंबर्स बन गए अगले 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद जो फिर से इलेक्शन होंगे तो उसमें ये जो 10 मेंबर्स थे ये फिर से डायरेक्टली मतलब अब ये तुरंत एक के बाद एक इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं या इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक, अब फंक्शंस और पावर्स अगर हम देखें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये जनरल असेंबली को रिकमेंड करती हैं सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने के लिए, और असेंबली के साथ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के जज को इलेक्ट करती हैं। ठीक, जितने भी पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन चल रहे हैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है और रिकमेंड करती है कि अब क्या एक्शन लिया जाए अगर पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है, मतलब शांति के अगेंस्ट में अगर कुछ काम हो रहा है या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाए, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल बताती है। कोई भी डिस्प्यूट या सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करती है, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिससे इंटरनेशनल फ्रिक्शन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने का काम भी सिक्योरिटी काउंसिल का है। ठीक, to call on members to apply economic sanctions and other measures not involving the use of force or to prevent or stop aggression, to maintain international peace and security। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है टू कॉल ऑन मेंबर्स, कॉल ऑन मेंबर्स मतलब मेंबर स्टेट्स की जो बात कर रहे हैं, टू अप्लाई, आप जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस किए हैं उन्हें अप्लाई करें, इनका कहना होता है, और सारे ही मेजर्स जिसमें फोर्स यूज़ ना हो या फिर एग्रेशन स्टॉप करने के लिए ये सारी चीज़ें हो, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन करना है। किस बेसिस पर, जितने भी सिद्धांत और पर्पसेस दिए गए हैं यूएन में। टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट्स, और दूसरा ये क्या काम करता है, मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट्स और द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। ठीक, तो ये सारे वर्क हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे,
अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, ये सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात हर बार देखी जाती है, हर बार ये बात रखी जाती है, जैसे कि अभी इंडिया ने भी रखी थी कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप को इंक्रीज़ किया जाए, जो परमानेंट मेंबरशिप है। इंडिया भी जस्टिफाई करता है कि क्यों हमें परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखा गया कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ डिमांड करती हैं यूएन बजटरी प्रोसीजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका वहीं कहती हैं कि यूएनएससी में मेंबरशिप बढ़ाई जाए। कोल्ड वॉर के बाद बहुत से रिफॉर्म्स हुए यूएन में, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस को लेकर। कंट्रीज़ हमेशा डिमांड करती हैं कि परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबरशिप इंक्रीज़ करें, ताकि जो सो दैट द रियलिटी जो है, रियलिटीज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट करें इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूएन को। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे कहते हैं इकोसॉक। ये इस्टेब्लिश हुआ 1945 में। ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे वर्ल्ड की इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है और फिर उससे उस बेसिस पे पॉलिसी का रिकमेंडेशंस किया जाता है। मुनीर अकरम जो थे ये इलेक्ट हुए थे 76th प्रेसिडेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन 23 जुलाई 2020। और जो काउंसिल है इसमें 54 मेंबर्स हैं। फंक्शंस एंड पावर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस है, इन सारी चीज़ों के लिए वर्क करते हैं। सेंट्रल फोरम की तरह ये सर्व करता है फॉर डिस्कशन ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, और ये सॉल्यूशंस फाइंड करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड, कल्चरल, एजुकेशनल, कॉपरेशन। सब जगह एक ही वर्ड मिलेंगे, थोड़ा सा बस वर्ड्स को इधर से उधर करके लिखना है और हर एक चीज़ में सेम वही बात कही गई है जो ये पॉइंट में कह रहे हैं। ठीक, अब है ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश हुई है इंटरनेशनल सुपरविजन को, टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। और एक चीज़ ये श्योर करना कि जो एडिक्वेट स्टेप्स ली जा रही हैं या नहीं ली जा रही हैं टेरिटरीज बनाने के लिए फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस, इस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश हुई। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सस्पेंड हो गई 1 नवंबर 1994 को विद द इंडिपेंडेंस ऑन पलाऊ, द लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके फंक्शंस और पावर्स क्या रहे ट्रस्टीशिप काउंसिल के, तो ये ऑथोराइज्ड है एग्जामिन करने के लिए और डिस्कस करने के लिए रिपोर्ट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी ऑन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल्स ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। ये एक्सेप्ट करती है और एग्जामिन करती है पिटिशंस इन कंसल्टेशन विद द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। बट अब ये जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने देखा कि ये सस्पेंड हो गई है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक, अब हम आ गए हैं सेक्रेटेरिएट पर। तो जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है, ठीक, ये डे टू डे वर्क जो भी हैं यूएन के, इस चीज़ को कैरीड आउट करता है एज मैंडेटेड बाय द जनरल असेंबली एंड द ऑर्गेनाइजेशंस अदर मेन ऑर्गन्स। सेक्रेटरी जनरल हेड होता है सेक्रेटेरिएट का, जिसे अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 5 ईयर रिन्यूएबल टाइम, 5 साल के लिए रहते हैं। उसके बाद अगर इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, बहुत से इश्यूज़ पर गैदर करते हैं और प्रिपेयर करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन दैट, जिस पे गवर्नमेंट डेलीगेट करती है, ऑन दैट गवर्नमेंट डेलीगेट्स कैन स्टडी द फैक्ट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस। डिसीजंस जो भी होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के यूएन में ही, उन्हें भी हेल्प करती हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। कोर्ट लीगल डिस्प्यूट्स अगर किसी स्टेट्स के बीच में चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं या फिर चार्ज करते हैं और एडवाइजरी ओपिनियंस देते हैं यूएन और इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 15 जजेस हैं, जिसमें से elected to 9-year terms of office by the UN General Assembly and the Security Council by absolute majority। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए और इसको लिख लीजिए। 15 जजेस हैं, 9 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। इसका हमने हेडक्वार्टर कहाँ पढ़ा, तो हैग नीदरलैंड में। ठीक,
फंक्शंस अगर हम देखें तो कोर्ट का रोल क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर इसका रोल है सेटल करना, इंटरनेशनल लॉ, लीगल डिस्प्यूट्स जितने भी हैं जो स्टेट सबमिट कर रहे हैं, एडवाइजरी देंगे जो कि ऑथोराइज्ड यूएन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी से रिलेटेड वर्क हैं। कोर्ट कंट्रीज़ के बीच के क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ये भी यहाँ पर डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन दी वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न। अगर स्टेट एग्री होते हैं प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के डिसीजन से भी एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद आए हैं आईसीजे के पास सारी चीज़ों पे डिस्कशंस के लिए, तो इनके जो डिसीजंस होंगे उनसे कंप्लाई करना होगा। ठीक, तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और इसी के साथ और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।